देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमको आज सीखना है वो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इन एक्सेल। एक्सेल में जो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं हम उनका यूज़ करते हैं। स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिस्टिकल फंक्शन। देखो डेटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल और डेटा एनालिस्ट शुड पॉजेस। अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। और स्टैटिस्टिक मतलब क्या, आपको इसके अंदर नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। नंबर 2 आपको इसमें रिग्रेशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जो थर्ड टॉपिक पता होना चाहिए उसमें प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। और नंबर 4 आपको डिस्ट्रीब्यूशंस का नॉलेज होना चाहिए। ये 4 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो एज अ डेटा एनालिस्ट हमको पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट, रिग्रेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। आप रिग्रेशन को समझ सकते हो ये कि आप लास्ट में लर्न किए तो भी चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशंस का आपका टॉपिक सेकंड नंबर पे आना चाहिए। मतलब इस तरह से सीक्वेंस सही होगा इसका। बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी एंड रिग्रेशंस। तो जितना डिटेल में आप स्टैटिस्टिक्स करना चाहो उसके लिए उतनी ज़्यादा आपके पास इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। हम थोड़ा सा आज के दिन समझेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा क्लास में 8, 9 में, 10th में, और बाकी आगे कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाया जाता है। मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्टैटिस्टिक्स में मेजर चीज़ें क्या करते हैं हम लोग। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है स्टैटिस्टिक्स का? इट इज़ यूज टू फाइंड द ट्रेंड्स एंड बिहेवियर ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स का बेसिक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट से क्या होता है, हम ट्रेंड्स और बिहेवियर फाइंड करते हैं डेटा का। कि आप डेटा को देखकर क्या बता सकते हो कि डेटा का नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है। मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज यू हैव रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स ऑफ अ सिटी ओवर 3 years। आपने क्या किया, 3 साल का एक शहर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया आपने। वह रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ओवर 3 years। अब इन 3 सालों में जो भी आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे, सपोज आपने लिखा 18.5 डिग्री, सो और ऐसे बहुत सारे टेम्परेचर वैल्यूज आप एक शहर के रिकॉर्ड करते हो। अब आपके पास नियर अबाउट क्या होगा, अगर पर डे आपने 2 रीडिंग भी टेम्परेचर के ली तो 3 साल के आपके पास तकरीबन क्या हो जाएंगे, 2000 रिकॉर्ड्स तकरीबन हो गए आपके पास। 2000 या 2500 के करीब आपके पास रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। अब इन सारे रिकॉर्ड्स में से आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट दीज रिकॉर्ड्स से और व्हाट दीज रिकॉर्ड्स टॉक अबाउट। ये रिकॉर्ड्स को हम देखकर अंदाज क्या लगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ रीडिंग पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा। आपको उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अप्लाई करना पड़ेंगे जिससे आपको समझेगा वो डेटा क्या बोल रहा है आपसे। ठीक है। तो हम उसके ऊपर कुछ फार्मूला या फंक्शंस अप्लाई करते हैं। जो बेसिक फंक्शंस हम स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करते हैं उनमें सबसे पहले आता है मिनिमम। नंबर 2 आप अप्लाई करोगे उसमें मैक्सिमम। नंबर 3 आप उसमें अप्लाई करेंगे मीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। नंबर 4 आप अप्लाई करेंगे मोड। नंबर 5 आप यूज़ करेंगे मीडियन। नंबर 6 आप अप्लाई करेंगे, उसमें देखेंगे वेरिएंस क्या है।
नंबर 7 आप देखेंगे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। और नंबर 8 आप उसमें उसका ऑब्जर्व करेंगे क्वार्टाइल्स क्या है। ये जो 8 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है स्टैटिस्टिक्स के, अगर आप इन सारी चीज़ों को करोगे, और एक चीज़ और भूल गया मैं यहाँ पे, 9वां कंसेप्ट आपका रेंज क्या है। ये जो 9 फंक्शंस हैं, ये 9 फंक्शंस आप अगर इस डेटा पे अप्लाई करोगे तो आपको एक अंदाज़ लगेगा आप इस डेटा के बारे में क्या बता सकते हो कि इस डेटा का ट्रेंड क्या है या इस डेटा का बिहेवियर क्या है। कैसे, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिससे हम क्या करेंगे, ये सारे फंक्शंस अप्लाई करेंगे और वो डेटा क्या बता रहे हैं आपको वो समझेगा। ठीक है, तो मैं एक्सेल की एक ब्लैंक शीट खोल लिया, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग डाला टेम्परेचर्स, ठीक है, या शॉर्ट में टेम्प लिख दिया, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ टेम्परेचर वैल्यू रैंडमली 20-25 लिख देते हैं। मैंने ऐसे ही लिख दिया 15 डिग्री, 18 डिग्री, 25 डिग्री, ऐसा कुछ ना कुछ मैंने टेम्परेचर टाइप कर दिया। ये जस्ट मैंने क्या किया, रैंडम वैल्यूज डाल दी। ठीक है, ये कुछ मेरे पास नियर अबाउट 25 वैल्यूज है। अब मैं इन 25 वैल्यूज पे क्या करना चाहता हूँ, कुछ स्टैटिस्टिकल है। ये बड़े डेटा सेट पे भी ऐसे ही होगा, आप कोई बड़ा डेटा सेट भी ला सकते हो उसकी जगह। सबसे पहला काम क्या करोगे, इस डेटा सेट को आप सॉर्ट कर लेंगे, ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा। डेटा को हमेशा कोशिश करोगे सॉर्टेड ऑर्डर में। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और डाटा टैब में या होम टैब में जाके आप क्या कर दो, यहाँ से सॉर्ट असेंडिंग कर लीजिए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया डेटा। ठीक है, अब मैंने जितने सारे फंक्शंस बोला, आप उसको अगर अप्लाई करना चाहो तो कैसे कर सकते हो आप देखें। नंबर 1 आपको अप्लाई करना है मिनिमम, तो आपको पता है मिनिमम करने के लिए आप यूज़ करते हैं मेन फंक्शन, और ये आपका डेटा हो गया। तो मैंने A2 से A26 मेरे ख्याल से वहीं तक है। ठीक, तो क्या हो गया, आपके पास मिनिमम टेम्परेचर दिखा रहा है। ठीक है, कोई जो भी पर्टिकुलर सिटी है उसमें सबसे लो वैल्यू टेम्परेचर की जा रही है 11 डिग्री, मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वल टू मैक्स। तो आपने यहाँ जाके देखा कि ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर जा रही 41। मतलब एक अंदाज़ लगता है कि थोड़ी सी कंडीशंस क्या है, एक्सट्रीम जाती हैं यहाँ पे। अगर ऐसा होता, सुनिए ज़रा सा, अगर ऐसा होता सपोज़ कि ठीक है टेम्परेचर अगर 2 है और मैक्सिमम टेम्परेचर सपोज़ कहीं यहाँ के 48 या 52 है, तो आपको ये देख के क्या लगता है कि अरे इस शहर में बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। एक तरफ हमने ब्रीफ अंदाज़ लगाया कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वही मिनिमम वैल्यू सपोज़ मैं अगर लिखा यहाँ, सपोज़ ऐसी है थी 15 डिग्री, सपोज़ 15 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ वैल्यू, ताकि मैं ये बताना चाहूँ आपको कि इसमें टेम्परेचर की जो रेंज है वो थोड़ी सी ठीक है। और यहाँ जाके मैंने 35, 33 ना करते हुए यहाँ ऐसा कर देता हूँ मैं 32, 33, 34, 35 इस तरह से। अब यहाँ देखने के बाद क्या लगा, आपका टेम्परेचर 15 से 35 जा रहा है। मतलब इसको देख के समझ में आता है कि यहाँ बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं होती वेदर की। नॉर्मली जो वेदर होता है वो मतलब इंसान की बियरेबल है, जैसे आमतौर से मुंबई वगैरह में होता है वेदर। समझ आ रहा है आपको? तो ये एक सिर्फ 2 पैरामीटर हमसे क्या कह रहा है वो देखना है। समझ आ रहा है? मैंने टेम्परेचर की एग्जांपल ली, ऐसे ही आप प्रोडक्ट के सेल्स की या क्वांटिटी की, बहुत सारी चीज़ों की, सैलरी की, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स की, सारा डेटा रख सकते हो। उसमें ये 2 पैरामीटर आपको बता रहे हैं कि ठीक है आपका डेटा का रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, नंबर 1 हो गया मिनिमम मैक्सिमम। उसके बाद आप फाइंड करोगे, थर्ड पैरामीटर आप कैलकुलेट करोगे मोड। पहले ले लेते हैं मीन। मीन्स व्हाट, एवरेज। तो आपको एवरेज फाइंड कर लेना है। आपने कर लिया A2 से A26 का आपने फाइंड कर लिया एवरेज। अब ये देख के भी लगता है कि ठीक है एवरेज टेम्परेचर यहाँ बहुत ठीक है, मॉडरेट है 24.72। तो ये भी बता रहे हैं कि आप एक नॉर्मल मतलब कोई एशियन कंट्री के अंदर हो जहाँ पे
ठीक ठाक टेम्परेचर है। वहीं अगर ये टेम्परेचर मीन टेम्परेचर आ जाता सपोज 12 डिग्री, तो आपको क्या लगता है, आप कोई कोल्ड वेदर वाले कंडीशन में, ठीक है। या अगर ऐसा हो जाता है मीन टेम्परेचर आपका 38 या 39 डिग्री आता है, तो आपको लगता है कोई बहुत हॉट एरिया में हो। समझ आ रहा है? तो मीन आपको ये कहता है। मोड ये बताता है कि पर्टिकुलर डेटा सेट में विच वैल्यूज़ आर रिपीटेड मोस्ट। मैंने यहाँ मोड लिखा और उसके बाद फिर वैसे ही हमने क्या किया, A2 से A26 किया, तो ये बता रहा है 18 मीन्स व्हाट, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़ 18, यानी इस डेटा सेट में सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हुआ, 18 रिपीट हुआ, दैट इज़ मोड वैल्यू। तो ऐसा हो सकता है कि ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा दिनों में टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, 18 तक जा रहा है। एक और वैल्यू आ गई मीडियन और मीन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अक्सर लोग मीडियन और मीन को एक ही समझ लेते हैं। मीन क्या है, एवरेज है, और मीडियन क्या दिखाता है, आपके डेटा सेट का मिडल वैल्यू दिखाता है। तो अगर आपने लिखा है मीडियन, तो यहाँ पे मैंने कर दिया A2 to A26, ये दिखा रहा है आपको 25। क्या मतलब, मिनिमम वैल्यू 15 है, मैक्सिमम 35 है। आपका जो बीच वाली वैल्यू, मतलब अगर 25 का डेटा ले लें तो नियर अबाउट 12 पोजीशन पे, 12 या 13 पोजीशन पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 25 मिलेगी। अब ये सॉर्टिंग निकल गई इसकी, है ना, सॉर्टिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। मैं इसको वापस से सॉर्ट कर लेता हूँ। अगर तो मैं आगे इधर से वापस असेंडिंग सॉर्ट कर लिया। अब आप आइए यहाँ पर देखो, ये डेटा सेट है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, नंबर 2 से 26 तक, बराबर है। तो मिडल वैल्यू कहाँ आएगी, 13 और 14 के आसपास कुछ आएगी, बराबर है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, मीडियन 25 दिखा रहा है, विच इज़ राइट। समझ आ रहा है कि, तो जो मिडल वाली वैल्यू होती है आपके सेल्स की, वो आमतौर से क्या होता है, मीडियन होता है। अब ये डेटा एनालिसिस में आप इसको समझ सकते हो कि अगर आपका डेटा प्लॉट करते हो आप इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो आपको ये मीडियन क्या दिखा रहा है कि सपोज बहुत सारा डेटा शुरू में है, फिर कुछ डेटा बीच मिडल में है, कुछ डेटा एंड में, ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डेटा। तो समझ आ रहा है। तो मेन इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर डेटा। समझ आ रहा है कि दरमियान में आपके डेटा क्या है, बहुत हाई है क्या, या बहुत लो है क्या, या एवरेज के करीब है क्या। समझ आ रहा है। इससे आपको एक अंदाज़ लगता है आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अभी हम जब पढ़ेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको वो क्लियर होगा, उसके अंदर आप समझेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा। खैर, ये तो हो गया मीडियन, मोड हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और है उसके अंदर हमको बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, वेरिएंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएंस। मैंने यहाँ जाके फाइंड किया, सपोज वेरिएंस में देखो 2 पैरामीटर है, एक वेरिएंस ऑन पॉपुलेशन और दूसरा वेरिएंस ऑन सैंपल। तो ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है वेरिएंस ऑन सैंपल। दोनों के फॉर्मूले में, कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको सैटरडे के दिन वेरिएंस के ऊपर एक क्लास लूँगा, तो आपको वो कंसेप्ट समझ आएगा, ठीक है। वेरिएंस का मतलब क्या, अभी जस्ट मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए वेरिएंस आ रहा है 34.87। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने डेटा को प्लॉट किया, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सैंपल नंबर 1 है सपोज, ये सैंपल नंबर 2 है, ये सैंपल नंबर 3 है। ये क्या है, मैंने प्लॉट किया हुआ डेटा इस तरह से, ठीक है। ये है आपका डेटा फॉर एग्जाम्पल। अब इस डेटा पे एक आपकी मीन की वैल्यू आ रही है, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज वैल्यू। सपोज ये आपकी एवरेज की लाइन है। फॉर एग्जांपल आपका एवरेज आ रहा है सपोज 25। क्या आ रहा है आपका एवरेज 25। अब यहाँ देखेंगे कि ये इस एवरेज से आपका डेटा ऊपर नीचे कितना हो रहा है। एवरेज से डेटा का जो डिस्टेंस है ऊपर नीचे कितना हो रहा है, जैसे एक जगह थोड़ा है, कहीं और बहुत ज़्यादा है, कहीं और थोड़ा कम है। ये क्या है, एवरेज से डेटा का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा है, ऊपर की तरफ ज़्यादा है। कभी ऐसा होता है ना कि यही डेटा अगर आपने दोबारा प्लॉट किया, ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पर, मेरी ये एवरेज की लाइन है या मीन की लाइन है, और मैंने क्या किया यहाँ पे, अब डेटा दूसरा प्लॉट किया, जो डेटा क्या है बहुत ज़्यादा करीब करीब है इसके, किसके,
एवरेज के करीब है डेटा, तो इसका वेरिएंस कम आएगा। इसका वेरिएंस क्या आएगा? कम आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर किसी सिटी का टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड किया और वेरिएंस की वैल्यू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में जा रही, मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, बहुत कम भी जा रहा है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा भी जा रहा है, और किसी सिटी का वेरिएंस 100 ही आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मीन के आसपास ही है, ना बहुत कम जा रहा है टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा जा रहा है। मैं भी आपको दोनों सैंपल दिखाऊंगा। तो जब आपका डेटा मीन के आसपास ज़्यादा होता है, मीन से ज़्यादा करीब होता है, तो आपका वेरिएंस कम आता है, और जब आपका डेटा मीन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस में होता है तो वेरिएंस बहुत हाई होता है। अभी यहाँ देखिए, इस डेटा में आपका वेरिएंस इतना आ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, मैंने 10 करके यहाँ पे डेटा को ऑटो फिल किया। सपोज सेम डेटा रख देता हूँ मैं। ये क्या किया मैंने, डेटा सब जगह 10-10 रखा हुआ, ठीक है। पहली बार जब मैंने वेरिएंस कैलकुलेट किया तो कितना था वेरिएंस, 34 पॉइंट समथिंग। अब इस डेटा का अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे, वेरिएंस आप सैंपल कैलकुलेट करो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया मैंने। अब देखिए ये डेटा क्या है, इसका वेरिएंस 0 बताएगा, क्योंकि मीन ही 10 आएगा, उसका एवरेज कितना आएगा, 10 ही आएगा, सब 10-10 है, तो एवरेज 10 ही आएगा। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या एग्जैक्ट ये लाइन के ऊपर ही है पूरा, इसीलिए क्या है, वेरिएंस कुछ है। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, देखो वेरिएंस चेंज हो गया, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, मैंने चेंज किया। अब देखते चलिए वेरिएंस दिख रहा है क्या आपको, बढ़ते जा रहे हैं ना। मैंने जैसे जैसे डेटा का एवरेज से फासला बढ़ाया तो क्या हुआ, वेरिएंस बढ़ गया। मतलब वेरिएंस ज़्यादा होने का ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज़ वेरी मच डिस्पर्स अलॉन्ग द मीन, है ना, मीन से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेरिएंस। अक्सर तो इसके ऊपर ही बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो जाते हैं। एनालिस्ट का काम क्या होता है, डेटा के अंदर से इंसाइट निकालना, और उसके लिए वो वेरिएंस कैलकुलेट करता है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी वेरिएंस के जैसे ही फैक्टर है, बस सिर्फ क्या है फ़र्क, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर आप चाहो तो स्टैंडर्ड वेरिएशन ऐसे कैलकुलेट कीजिए आप, तो आपको जो वैल्यू दिखाएगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, किसका, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। अगर आप SQRT फंक्शन यूज़ करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये भी क्या आएगा, नियर अबाउट, देखो सेम ही आए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों एक ही चीज़ को के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बात करते हैं कि आपका डेटा मीन से कितना फैला हुआ है। मीन के करीब है तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कम आएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ इस डेटा सेट का, मैंने सब 10-10 रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर आप इसका वेरिएंस, अभी हमने जस्ट निकाला था, इसका वेरिएंस क्या था, 0 था, V2 V26, और ऐसे ही इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा, सही है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज V2 to V26, ठीक है। तो इन दोनों पैरामीटर से एक ही चीज़ समझ आती कि हाउ मच इज़ योर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द मीन, ठीक है। अब आगे आपका क्वार्टाइल्स और रेंज। रेंज का मतलब हो गया कि इस डेटा का जो फैलाव है कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं। रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिन। अगर मैक्स और मिन का रेंज बहुत ज़्यादा है, अभी यहाँ पे क्या आएगा, रेंज तो 0 ही आएगा, मिनिमम भी 0 है, 10 है, मैक्सिमम भी 10 है, तो इसका रेंज तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब डेटा बहुत ज़्यादा फैला नहीं, एक ही जगह कंसोलिडेटेड है। और रेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या, डेटा बहुत फैला हुआ है। जैसे अगर आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स का अमाउंट निकालो, है ना, तो कुछ प्रोडक्ट 100 रुपये के भी होंगे और कुछ प्रोडक्ट 1 लाख 2 लाख 10 लाख के भी होंगे। समझ आ रहा है, मतलब ये देख के क्या समझता है आपको, ठीक है, अमेज़ॉन पे डेटा का मतलब अमाउंट बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेंज से पता कर सकते हैं कि आपका डेटा कितना फैला हुआ है। अब ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में से आ जाते हैं क्वार्टाइल्स, बहुत अहम है क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स मतलब क्या है, आपके डेटा के मतलब ग्रुप्स हैं। जैसे आपके पास इतना डेटा है,
तो जो फर्स्ट आपका डेटा होगा यानी मिनिमम होगा, उसको कहा जाता है ज़ीरो क्वार्टाइल। इसको कहते हैं ज़ीरो क्वार्टाइल, क्वाड्रेंट से बना हुआ है क्वार्टाइल। फिर जो 25% पे आ गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वार्टाइल। और जो 50% पे, जिसको हम लोग मीन भी बोल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा आपका, सेकंड क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल। ऐसे जो 75% पे आपका डेटा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। और जो लास्ट वाले पे है उसको हम मैक्सिमम भी बोल सकते हैं या फोर्थ क्वार्टाइल भी कह सकते हैं। अब इससे क्या समझ आएगा, इससे ये समझेगा कि अगर आपका ज़ीरो क्वार्टाइल और वन क्वार्टाइल में बहुत कम गैप है, मतलब इसमें डेटा करीब करीब है बहुत ज़्यादा, और अगर इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब इधर डेटा काफ़ी दूर दूर है। अभी देखिए अंदाज़ लग जाएगा आपको 2 मिनट, हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ज़ीरो क्वार्टाइल, और मैंने लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम यहाँ ज़ीरो क्वार्टाइल के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे मिन। मिन ही है हमारा ज़ीरो क्वार्टाइल, मतलब क्या है, 15 आएगा, और मैक्स है हमारा 39। ठीक है। अब 1, 2 और 3 कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए आपको फंक्शन यूज़ करना है क्वार्टाइल। ठीक है। क्वार्टाइल फंक्शन में आपको ये एरे सेलेक्ट कर लेना, या आपने एरे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, क्वार्टाइल में एरे सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा क्वार्टाइल फाइंड करना है, 25% या फर्स्ट क्वार्टाइल। तो ये क्या आ जाएगा कि आपका जो डेटा है, मतलब शुरू के 25% का डेटा, उसमें क्या है 15 से 19 डिग्री तक ही टेम्परेचर है। अब अगर आप सेकंड क्वार्टाइल मालूम करेंगे तो आपका सेकंड क्वार्टाइल वही आएगा जो मीन है आपका, A2 से A26। क्या गलती होगी, एरे नहीं डाला मैंने, क्वार्टाइल नंबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है। फिर वैसे ही थर्ड क्वार्टाइल, तो मैंने डाल दिया क्वार्टाइल, और A2 to A26, और यहाँ जाके लिखा मैंने क्वार्टाइल 3। ठीक है। अब ज़रा सा हम लोग डेटा को चेंज करते हैं और आपको अंदाज़ लगेगा क्वार्टाइल का इम्पोर्टेंस क्या है फिर। ठीक है। अभी तो ये बहुत, मतलब एक थोड़ा सा कैसा डेटा है कि बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएंस नहीं है। मैं अभी क्या करता हूँ, देखो डेटा को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 5 कर दिया मैंने, 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, 7 कर दिया, 9 कर दिया। देखते चलिए। मैं अब क्या करता हूँ, 11 कर दिया, 15 कर दिया, 22 कर दिया। यहाँ देखिए डेटा अपडेट हो गया आपका भी, हो गया अपडेट, 1 अपडेट। अब क्या दिख रहा है, चलो ठीक है, आपका कुछ गलत आ रहा है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे क्या लेना, तो 5 हो जाएगा, और मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा अभी 48, बराबर है ना। अब ये देख के समझा कि यार शुरू के जो 25% ऑफ डेटा है आपका, उसमें बहुत कम वेरिएंस है। कितना, 5 से लेके 7.5, सही है। लेकिन फिर 25% से 55%, 50% के बीच में डेटा में वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है ना, अगर कम होता है तो 5 से 7.5 के बीच में ही ज़्यादा होता है आमतौर से, इतना ही कम होता है। लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर जब आ रहा है तो 7.5 से 23 और 23 से 36 के बीच में जा रहा है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रेंज बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में रेंज काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास प्रोडक्ट की प्राइसेस है तो अंदाज़ लगेगा कि अरे ठीक है, 25% तक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत कम आ रही, और 75% से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा आ रही। मतलब ऐसा हो सकता है, आप अंदाज़ लगाइए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ सेल्स के अमाउंट लिखा है, इसकी बजाय क्या लिखा है, प्रोडक्ट के अमाउंट है। जैसे 100 रुपये वाला प्रोडक्ट है, 125 वाला प्रोडक्ट है, 140 वाला प्रोडक्ट है। ये क्या किया मैंने, कुछ ऐसे प्रोडक्ट डाल दिए। फिर आपको इससे थोड़ा अंदाज़ लगेगा, 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। 275, 300, 325,
अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब ज़रा देखिए इस डेटा सेट को। मैं यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोबारा कर लिया 100, और यहाँ क्या हो गया, मैक्सिमम आपका 11900। ठीक है। अब ज़रा इसमें देखिए, आपको अंदाज़ क्या लग रहा है कि यार कुछ प्रोडक्ट जो 25% प्रोडक्ट है या 50% प्रोडक्ट्स हैं, उनमें प्राइस में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 100 से लेके 900 के बीच में। लेकिन ऊपर के जो 50% प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्राइस में बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं। मतलब आपको ये दिख रहा है कि जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, महंगे प्रोडक्ट्स उसमें ज़्यादा काउंट हो रहा है आपका, और सस्ते प्रोडक्ट्स का काउंट कम आ रहा है। जब हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे, अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाऊंगा तो उसमें और क्लियर होगा। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको परसेंटाइल या क्वार्टाइल आपको दिखाता है कि आपका डेटा किस तरफ ज़्यादा फैला हुआ है। मैं इसको अगर शॉर्ट में ग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊं तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि कभी आपके पास इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इधर डेटा है बहुत ज़्यादा है, इधर डेटा कम है, और इधर डेटा बहुत ज़्यादा है, इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि लोवेस्ट प्राइस का डेटा बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट प्राइस में डेटा बहुत ज़्यादा है, और इन बिटवीन प्राइस में डेटा कम है। समझ आ रहा है आपको? ऐसा भी हो सकता है कि आपका एवरेज प्राइस में डेटा है बहुत, फिर मिडल शुरू में प्राइस में डेटा कम है, फिर एवरेज प्राइस में बहुत डेटा है, और हाईएस्ट प्राइस में कम डेटा है। तो ये आपको डेटा क्या दिखाएगा कि ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज क्या है, एवरेज प्राइस में पड़ रही है, और बहुत कम प्रोडक्ट है जिनकी प्राइस क्या है, कम है, और बहुत कम प्रोडक्ट्स है जिनकी प्राइस क्या है, हाई। इसी को क्या बोला जाता है आमतौर से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं आमतौर से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब टीचर्स जो है ना एग्ज़ाम के रिजल्ट्स बनाते हैं तो पहले टीचर्स को एक इंस्ट्रक्शन होती थी कि आपका डेटा क्या होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, बहुत कम स्टूडेंट्स फेल होना चाहिए, बहुत कम स्टूडेंट्स टॉप करना चाहिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स किस रेंज में होना चाहिए, एवरेज में होना चाहिए। ये अभी भी वो फॉलो करते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये आपका जो क्वार्टाइल है, ये इस डेटा को स्पेसिफाई करता है, दिखाने के लिए हेल्प करता है। अच्छा, अब ये सब जो डेटा हमने मैनुअल कैलकुलेट किया, एक्सेल 2019 के बाद से एक फीचर इसमें ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया कि आपको ये सब बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। एक फंक्शन थे इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपको ये सब जल्दी से कैलकुलेट करना है तो एक्सेल में एक एड-इन ऐड हो गया। ऑप्शंस में जाओगे आप, एड-इन्स में, तो अभी कई एक एड-इन्स हम आगे देखेंगे इसमें। तो एक एड-इन देखो आपको यहाँ दिख रहा है, एनालिसिस टूल पैक। आपको ये टिक लगा देना सिर्फ, ये पहले से एनेबल नहीं रहता। आपको फाइल में जाके क्या लगाना है, ऑप्शंस में, कहाँ जाना है आपको, एड-इन्स में, एक्सेल एड-इन्स में जाके गो क्लिक करो और क्या लगा दो, एनालिसिस टूल पैक, और ओके कर दो। अभी क्या हो जाएगा, आप जब डाटा टैब में जाओगे तो यहाँ देखो आपको एनालिसिस का डेटा एनालिसिस टूल आ गया। अब ये टूल क्या करेगा, आपका इस डेटा का जो जो हमने कैलकुलेट किया ना, अभी देखो एकदम फ़ौरन से दे देगा। बस ये क्या डायनामिक नहीं होता है, जैसे हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं, डेटा में चेंज हुआ तो अपडेट हो जाते हैं, ये डायनामिक नहीं होता है। तो अगर आप सिर्फ जल्दी से अंदाज़ लगाना चाहो डेटा का तो ये देख सकते हो। कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ क्लिक किया तो इधर आप जाओगे तो यहाँ बहुत सारे एनालिसिस के फंक्शंस हैं। उसके अंदर आपको देखना है, एक है ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब आप यहाँ क्लिक करके क्या करोगे, इसमें हम लोग हिस्टोग्राम वगैरह, मूविंग एवरेज देखेंगे आगे, परसेंटाइल वगैरह भी। तो मैंने ले लिया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और ओके की। अब आपको किस डेटा की स्टैटिस्टिक्स करना है तो ये है। तो आपने क्या किया, रेंज सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में अगर आपका लेबल है, अभी तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया, देखो वो लगाना नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ टिक लगा दूंगा, लेबल इन द फर्स्ट रो, ये है ना लेबल हेडिंग, तो इसलिए मैंने टिक लगा दी। अच्छा, इसकी स्टैटिस्टिक्स आपको कहाँ शो करना है, तो मैंने क्या ले लिया, आउटपुट रेंज में जाकर यहाँ क्लिक किया और एक सेल ले लिया कि ठीक है, मुझको जो आउटपुट है यहाँ चाहिए।
या इधर चाहिए, जो भी सेल आप लोगे वो कहाँ आएगा, अभी E2 में आएगा। दूसरी चीज़ क्या, अगर आप नई शीट में चाहो तो ये लगा दो, नई फाइल में चाहो तो ये लगा दो। फिलहाल मैंने क्या कर दिया, समरी स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ मीन, केथ लार्जेस्ट और केथ स्मॉलेस्ट, ये मिनिमम और मैक्सिमम है, ठीक है। और ये मीन का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मतलब एक्यूरेसी, एक्चुअल में कैलकुलेशन की एक्यूरेसी, आप इसको 98% 99% तक लगा सकते हैं, जितना आपको मुनासिब है। 99 भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ये 90 प्लस के हमेशा ऊपर ही होना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ मीन। अब ओके कर दिया आपने इसको, ज़रा देखिए क्या करता है। ये सारा कैलकुलेशन हमारे सामने दिखा है, देखो इसने मीन कैलकुलेट करके दे दिया, स्टैंडर्ड एरर किया, मीडियन किया। मोड क्यों नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, मतलब रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू सपोज 300 को ऐड करूँ, देखिए ये डायनामिक नहीं है, दिख रहा है। अगर मैंने मोड कैलकुलेट किया रहता फंक्शन से तो वो खुद ब खुद अपडेट हो जाता। अभी अपडेट नहीं हुआ, मैं एक मरतबा और करके देखता हूँ। मैं सेलेक्ट किया है या नहीं भी सेलेक्ट किया तो चलेगा। मैं डेटा एनालिटिक्स वापस गया, डिस्क्रिप्टिव लिया मैंने, ये सब तो वैसे ही आपका रेंज। मैं फिर से ये वैसे ही क्लिक करके क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक बार और किया। अब इसने क्या बोला, डेटा वापस से रीराइट करूँ, ओके। देखो अभी क्या है, मोड 300 आ गए, रिपीट हो गया ना मोड, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुआ, आपको दोबारा से क्या करना पड़ा, उसी रेंज पे डेटा एनालिसिस अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसने देखो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे दी आपको। इसमें 2-3 फैक्टर्स ज़्यादा बताया इसने, कोर्टोसिस बताया, स्क्यूनेस बताया, ये डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। रेंज आ गया, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम, सम, काउंट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ मीन, ये सारी चीज़ें इसने डिस्प्ले कर दी। अब अगर यही चीज़ मैं इस डेटा का करूं तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फ़ौरन अगर करना चाहें आप, डेटा एनालिसिस में गए, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किया, आप सिर्फ चेंज कर दो आपकी रेंज यहाँ से, और मैंने क्या कर दिया यहाँ लेबल नहीं है फर्स्ट होगा, और इसका एनालिसिस का रिज़ल्ट मैं शो करना चाहता हूँ कहीं और, ठीक है। देखो इस डेटा के अंदर क्या होगा, ये डेटा बहुत स्मूथ डेटा बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर कोर्टोसिस कुछ भी नहीं आया, स्क्यूनेस भी नहीं आया। कोर्टोसिस और स्क्यूनेस क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक सिर्फ ब्रीफ में समझ लो कि अभी ये आपका डेटा है सपोज। आमतौर से अभी मैंने बताया कि आपका डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इस तरह से, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आपका डेटा एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो कोर्टोसिस और स्क्यू नहीं आएगा। कोर्टोसिस बोले तो क्या, आपका डेटा और आइडियल डेटा के बीच में कोई फ़र्क ना आया अगर, तो कोर्टोसिस आपका क्या आएगा, डिवाइड बाय 0 नल आएगा ये, या डिवाइड बाय 0 एरर दिखाएगा। और ऐसी स्क्यूनेस मतलब क्या, शुरू में और आखिरी में भी डिफरेंस नहीं है, तो ये स्क्यूनेस भी क्या आएगा, ये डिवाइड बाय 0 आएगा, ये नल आएगा। समझ आ रहा है। अगर आपका डेटा यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा आइडियल से, और इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज है, मिसाल के तौर पे अभी अगर आपका डेटा इस तरह से, ये देखो ये वाली ग्राफ हमारी ग्राफ है, कौन सी, जो मैं अभी ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा है, ये हमारी ग्राफ है। और आइडियल ग्राफ सपोज इस तरह की, आइडियल ग्राफ है इस तरह की, समझ आ रहा है। तो अब इन दोनों ग्राफ में क्या हुआ कि यहाँ पर जो गैप आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग कोर्टोसिस, और ये जो गैप है इन सबको क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस। समझ आ रहा है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मिडल एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग कोर्टोसिस, और स्टार्ट और एंड के जो एरियाज हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस। अगर इनमें डिफरेंसेस है, मतलब क्या है, शुरू और आखिरी का डेटा भी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग है, और मिडल वाला अगर अलग है, मतलब कोर्टोसिस की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वो जितना कम होगा आपका डेटा उतना बीच में पॉपुलेट किया होगा। खैर ये अभी जब डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे हम लोग तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो डेटा का एनालिसिस करने के लिए, ब्रीफ एनालिसिस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फार्मूलाज में, मोर फंक्शंस में, स्टैटिस्टिकल फंक्शन। अब आप ये सब जानते हैं, एवरेज है, एवरेज ए है, एवरेज इफ है, एवरेज इफ से हमने ये सब पहले देखा हुआ है, आपको ध्यान है ना ये सारे फंक्शन, काउंट है, काउंट इफ है, और इसी के अंदर आपको ये सब फंक्शंस भी दिखेंगे जो मैंने अभी यूज़ किया है। जैसे इसके अंदर कुछ फंक्शंस आपको मिलेंगे, मीडियन हो गया, और उसके बाद मोड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशंस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो मैं नहीं जानता, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एडवांस लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं, वेरियंस वगैरह है,
और रिग्रेशन के कुछ फंक्शंस हैं जो मुझको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको वो बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये क्या था, एक बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हुए जो हम लोग एक्सेल में यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, मोड, मीडियन, एवरेज। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है आपके क्वार्टाइल्स, रेंज, ये चारों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल्स, रेंज। ठीक है, इससे हमको अंदाज़ लगता है आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आज इसको इतना रखेंगे इंशाल्लाह, कल आगे हम